Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. This Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha in the month of March 2026. That this is a targeted move. This is to target various organizations, not only minority organizations. There are many non-governmental organizations. There is a pressure on those NGOs who have been trying to protect the interest of the vulnerables in India through different services. होम मिनिस्ट्री ने नए कानून पास किए हैं FCRA कि जिसमें खासकर ईसाइयों की प्रॉपर्टीज को सरकार कब्जा कर सकती है अगर वो कुछ गैरकानूनी काम करते हैं या काम ठीक से नहीं करते या काम रोक देते हैं या रिन्यू सर्टिफिकेट करने के लिए लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए देरी कर देते हैं. That government of India is bringing FCRA to stop the activities of various religious organizations. This is completely false, fabricated and misleading. झूठ बोलने में माहिर है. केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है. कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है. धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है. कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना. इन दिनों FCRA को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है. क्या भारत में अब चर्च सिर्फ प्रार्थना करने की जगह बनकर रह जाएंगे? क्या स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा करने वाले संस्थानों की आवाज़ भी सरकार तय करेगी? और क्या संसद में कानून पास हुए बिना ही ऐसे नियम लागू किए जा सकते हैं जो हज़ारों संस्थानों की किस्मत बदल दें? नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दासोतंत्र. आज बात करेंगे FCRA के नए नियम की. एक ऐसा कानून, एक ऐसा फैसला जिसे लेकर ईसाई संगठनों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी ने गंभीर सवाल उठाए हैं. FCRA क्या है? FCRA यानी विदेश अंशदान विनिमय अधिनियम. इस कानून के तहत कोई भी NGO, चर्च, ट्रस्ट या सामाजिक संस्था विदेश से मिलने वाला आर्थिक सहयोग तभी ले सकती है जब उसके पास FCRA लाइसेंस हो. होम मिनिस्ट्री ने नए कानून पास किए हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसका अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ ऐसी दफ़ाएं जोड़ी जाएंगी कि जिसमें खासकर ईसाइयों की प्रॉपर्टीज़ को सरकार कब्जा कर सकती है अगर वो कुछ गैरकानूनी काम करते हैं या काम ठीक से नहीं करते या काम रोक देते हैं या रिन्यू सर्टिफिकेट करने के लिए लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए देरी कर देते हैं. यानी कि आपकी छोटी सी चूक भी आपके चर्च को, आपके स्कूल को, आपके अस्पताल को सरकार के किसी नुमाइंदे के हाथ में दे देती है. उसके ऊपर आज कुछ और कानून आया है जिसमें एक अहम कानून यह है, और शर्तें तो हैं जो पहली हैं, कि आपके ट्विटर अकाउंट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा और उनमें भी कोई अगर एंटी गवर्नमेंट ट्विटर तो आपका FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका चर्च, आपका मस्जिद, आपका जो भी आपने उस पैसे से बनाया था सरकार के
अधीन आ जाएगा। सोशल मीडिया का इस टाइप का कंट्रोल तो अमेरिका का वीज़ा जो होता है उसमें होता है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलें तो आपको अंदर नहीं आने देते। तो मेरा तो बड़ा मुश्किल है आजकल जाना वहाँ पर। सरकार का तर्क है कि इससे विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर निगरानी रहती है। लेकिन अब विवाद उस बात पर है कि सरकार ने 22 जून 2026 को नए नियम लागू कर दिए हैं, जबकि इससे जुड़ा संशोधन विधेयक अभी भी संसद में लंबित है। This Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha in the month of March 2026 because the ruling government felt that it is an election time in both Kerala and Tamil Nadu. They did not move that bill. I would say the bill is draconian in nature because it targets the properties of Christian and Christian missionaries and the NGOs who are serving the people, downtrodden, poor, marginalized people, in the sense that those properties which have been developed out of the foreign contribution at some point of time, and when those organization loses the FCRA license, according to the new bill which they have introduced, the entire property, whether other properties have been developed or not, but it is an integral part of the property which is developed, then the entire property vests with the designated authority. In other words, suppose 100 acre of land is belonging to a NGO. Say there are churches, say there are schools, there are colleges and all. A small fund is got through foreign contribution, and some school or colleges has been developed in that. So if that organization loses FCRA license, that entire 100 acre of the property together with all buildings stands vested with the union government. So when the act comes into force, the next moment there is no hearing, no opportunity is given, straight away the land vests with the designated authority. Now see how draconian this law is. Once it is vested, then that designated authority can sell the property. He can sell it and take the amount and put it into the consolidated funds of India. He can even transfer that property to the other state government or the union government departments. Now, imagine places of worship. Even that is not left out. Even places of worship will come and stand or vested with the designated authority. So far as places of worship, what he can do is, he can give to that religious institution on a terms, which means he can have a dominion and control over that property. He can fix a time to open it or close it, and he can even fix a rent for that church which stands vested on the designated authority. So that is how these draconian provisions are there. यानी विरोधियों का आरोप है कि संसद की मंजूरी से पहले ही नियमों के जरिए वही असर लागू कर दिया गया है। क्या बदला है समझिए। नए नियम के तहत अब हर FCRA संस्था को अपना उद्देश्य सरकार की तय सूची से चुनना होगा। ये बताना होगा कि वो किन राज्यों में काम करेगी। अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। वेबसाइट, किताबें, पत्रिकाएं और प्रकाशित लेखों का भी विवरण देना होगा। अगर संस्था का काम सरकार की तय श्रेणी में फिट नहीं बैठता तो पंजीकरण मुश्किल हो सकता है। Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people. So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala.
If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. The RSS organization can get anything. The LDF organization can get anything. But the people of Kerala cannot get anything. And that is the difference between the UDF, the Congress, and the LDF and the BJP. We work for the people of our country. We do not work simply for our organization. They don't care about the people, they only work for their organization. सबसे बड़ा विवाद मीडिया पर। सबसे ज्यादा चिंता उस प्रावधान को लेकर जताई जा रही है जिसमें विदेशी फंड पाने वाली संस्थानों के लिए समाचार या सामान्य विषयों पर प्रकाशन और प्रसारण पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। आलोचकों, एक्सपर्टों का कहना है कि इससे चर्च और सामाजिक संगठनों की आवाज़ कमज़ोर होगी। सरकार का कहना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल राजनीतिक या जनमत प्रभावित करने वाली गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। See, we have already explained our position that this is a targeted move. This is to target various organizations, not only minority organizations. There are many non-governmental organizations who are working in the areas of protection of civil liberties, democratic rights, human rights and so on. There are non-governmental organizations focusing on environmental protection. The Narendra Modi government is diluting various environmental protection acts in order to hand over swaths of forest land for mining to Indian corporates. So it's a very calculated, diabolic move. It's not just targeting minority organizations who are getting some funds from abroad. They are basically using it for old age homes and things like that, palliative care. This is going to be affected. More than this, voluntary organizations fighting for civil liberties and democratic rights and environmental protection, they are going to be the victims. So we oppose this. We are not against, government having sufficient authority to question if some organizations are working against the interest of our country. And there are many laws already effective. But Government of India, Modi, Amit Shah, Mohan Bhagat trio, they want to have vice-like grip over the entire country. So we will fight it tooth and nail. We will cooperate with other political and social organizations. चर्च क्यों नाराज है? समझिए, देश के कई प्रमुख ईसाई संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नियमों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चर्च संचालित स्कूलों, संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है, लाइसेंस रद्द होने का खतरा है, धार्मिक और सामाजिक कार्य का प्रभावित होंगे। कुछ चर्च संगठनों ने देशव्यापी प्रार्थना दिवस और विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। Context of the new amendment on the FCRA bill, the context of the amendment of the new FCRA bill 2026 presented in the Parliament, which gives us certain anxieties. The Christian communities have experienced a sort of anxiety and a little pressure on us as we discharge our duties as missionaries, as well as those who have been building up this nation with our commitment and communion. The new bill, with its specific amendments, have brought certain anxieties, especially as is presented in the Parliament with a designated point of reference. This is meant for those who are converting, for example. What's it all about? This is in continuation of the FCRA bill established in 1976, later amended in 2010, and then now 2026.
as the recent amendment. There is a pressure on those NGOs who have been trying to protect the interest of the vulnerables in India through different services. And more than a court, this designated authority has acquired incredible power to cancel and to take over and to take complete control over the assets which these NGOs have already created. Even if there is only a small portion which you received as a foreign contribution, the whole setup, the whole building, the whole property should be taken by this authority, designated authority, as its supreme power-like. So these concerns, these attitudes, which is reflecting in a new bill, naturally invite us to be reflective on the consequences. That is why all the churches, all the major political parties, of course the opposition parties, they raise their concerns. संपत्ति जब्त करने वाला प्रस्ताव विवाद सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 में संसद में पेश संशोधन विधेयक में ये प्रस्ताव भी है कि यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस समाप्त हो जाए, रद्द हो जाए या नवीनीकरण ना हो तो उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर प्रबंधन सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण संभाल सकेगा। There are some rumors spread by the Congress Party and Communist Party in Kerala that Government of India is bringing FCRA to stop the activities of various religious organizations. This is completely false, fabricated and misleading. The proposed FCRA amendment bill is only to regulate the flow of foreign funding to India, to check the misuse of any funds for illegal activities in the national interest, because there are certain money which illegally comes and used against national security. So for national interest, for national security, there is a proposed legislation. It is only amendment to regulate the flow of the funds. So I would strongly reject this kind of rumors spread by the Congress Party and Communist Party, especially in Kerala. Yesterday also we were informed that the Congress and Communists are spreading lies. They should not spread lies. The bill is being proposed in the parliament and it is not for any one religious group. This is for all the organizations, whether it is social, religious or any activities. This is for everybody, not for Christian community, not for any particular community. So they should stop spreading this kind of lies, because we treat everybody as equal, and Prime Minister Narendra Modi ji has already declared that our government is for everyone, sabka saath, sabka vikas. We will not discriminate against any community. I am myself Minister for Minority Affairs. I have been going to Kerala. In fact, the Christian communities in Kerala are facing lots of problems due to the apathy of the left and Congress. That is why now the Christian communities in Kerala are this illusion with the acts of Congress and left. That is why the Congress and left are spreading these lies. This is not true. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वहीं विरोधियों का आरोप है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के संपत्ति पर नियंत्रण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। FCRA amendment is a clear political move of the NDA government to threaten NGOs, submit them
to their dictates. It is also a Damocles wall hanging above all the minority institutions which receive financial support from outside. So it's an authoritarian move which will have to be opposed and will be opposed. 2014 के बाद क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्षों में हज़ारों FCRA लाइसेंस रद्द या नवीनीकरण के वंचित किए गए हैं। इसमें कई ईसाई, सामाजिक और गैर सरकारी संगठन शामिल रहे हैं। कुछ संस्थानों का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों तक पहुंचने वाली सेवाओं पर असर पड़ता है। सरकार का जवाब है कि कार्रवाई केवल नियमों के उल्लंघन के मामलों में हुई है। पुराना इतिहास भी समझिए। FCRA कोई नया कानून नहीं है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। उस समय सरकार ने इसी विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश किया था। संसद में बहस के दौरान कई नेताओं ने विदेशी एजेंसियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव पर चिंता जताई थी। यानी FCRA का मूल उद्देश्य विदेशी हस्तक्षेप रोकना था। लेकिन आज बहस इस बात पर है कि क्या ये कानून अब नागरिक समाज और धार्मिक संस्थानों पर अधिक नियंत्रण का माध्यम बनता जा रहा है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों FCRA को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। UCC के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में UCC है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, FCRA के लिए झूठ फैलाना, CA के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। प्रियപ്പെട്ടവരെ, कांग्रेस आखिर सवाल क्या है ये समझिए। क्या नए नियम पारदर्शिता बढ़ाएंगे या फिर सामाजिक और धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता सीमित कर देंगे? क्या संसद में लंबित विधेयक से पहले नियम लागू करना उचित प्रक्रिया है? और सबसे अहम, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ चर्च या किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि भारत में कानून, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार के ये कदम ज़रूरी हैं या फिर इनसे नागरिक समाज की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को इजाज़त दें। दास स्वतंत्र।